जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया है वो किया था कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के 5। हमने 5 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। नंबर 1 था गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलेगी। मतलब जब भी हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं, हम हमेशा यह मानकर अकाउंटिंग करते हैं, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन प्रिपेयर करेंगे हमेशा यह मानते हुए करेंगे कि जितने भी हम बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाने वाले हैं वो हमेशा फ्यूचर के लिए बनाएंगे। फ्यूचर के लिए बनाएंगे मतलब कभी भी बिजनेस एंड नहीं होगा, बिजनेस चलता जाएगा हमेशा। इस साल की जो एसेट है हम अगले साल यूज करेंगे, इस साल की लाइबिलिटी को अगले साल पेड कर देंगे। दूसरा था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब था कि जितने भी मेथड्स और पॉलिसीज रहेंगी, जितने भी मेथड्स पॉलिसी प्रोसीजर्स जो हमने लास्ट ईयर फॉलो किए हैं वो सेम इस साल भी फॉलो करेंगे। जितने भी मेथड और प्रोसीजर्स रहेंगे वो सेम एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी। जो लास्ट ईयर में फॉलो किए हैं वही इस साल फॉलो करेंगे। यदि कोई चेंज होता है, यदि कोई भी मेथड में चेंज होता है, मेथड सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन के मेथड दो हैं, एक तो एसएलएम और डब्ल्यूडीबी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू। यदि मैं किसी भी मेथड को चेंज करता हूं, अभी तक मैं अकाउंटिंग इस मेथड के बेसिस पे कर रहा था, अब मैं अकाउंटिंग इस मेथड के बेसिस पे करना चाहता हूं, तो यदि मैं मेथड चेंज करता हूं तो मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर देना पड़ेगा मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर दी है, मैंने मेथड चेंज कर दिया है। वो डिस्क्लोजर हम देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए स्टैंडर्ड्स जारी किए हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, कि अकाउंटिंग किस बेसिस पर करेंगे। उन सभी के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर है। जब भी हम कोई मेथड चेंज करते हैं तो हमें AS1 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। कहाँ शो करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय फुटनोट में, या फिर कहीं अलग से हमें नोट देकर ये शो करना पड़ेगा कि हमने पॉलिसीज या फिर मेथड्स चेंज किए हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मेथड हमने लास्ट ईयर फॉलो किए थे सेम वही मेथड इस साल फॉलो करेंगे। यदि हमने सेम मेथड फॉलो किए, डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि सेम मेथड फॉलो नहीं किया तो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तीसरा था जो, वो है एक्रूवल। एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे वो हमेशा रिकॉर्ड होंगे ड्यू बेसिस पे। हमें कैश की पोजीशन से मतलब नहीं है कैश इंक्रीज हुआ या कैश डिक्रीज हुआ। या फिर मैं कह सकता हूं ट्रांजैक्शन एक बार ड्यू हो गया, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा चाहे कैश पोजीशन चेंज हुई है या नहीं हुई है। ट्रांजैक्शन कैसा भी हो, चाहे ड्यू बेसिस पे हो या कैश बेसिस पर हो, ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नंबर 4 मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब था जितने भी मटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी एलिमेंट जो ज्यादा अमाउंट के हैं, हम हमेशा एक एलिमेंट के नेचर पर नहीं जाएंगे, हम नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई नहीं करेंगे। एसेट और नॉर्मल एक्सपेंस में हम उस एलिमेंट का अमाउंट भी कंसीडर करेंगे, अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है ताकि पता लगा सकें कि ये वास्तव में एसेट है या नहीं, ताकि एसेट का प्रॉपर क्लासिफिकेशन हम कर सकें। मटेरियलिटी के बाद पांचवा था प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिव। प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिव। प्रूडेंस का मतलब था कि जितने भी फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं, फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेज रिकॉर्ड करेंगे केवल। फ्यूचर के केवल एंटीसिपेटेड लॉसेज रिकॉर्ड करने पड़ेंगे।
एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स हम करेंगे इग्नोर। ऑल दी फ्यूचर एंटीसिपेटेड लॉसेज विल बी रिकॉर्डेड एज ऑन टुडे, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स विल बी इग्नोर्ड। ये कहता है प्रूडेंस एंटिसिपेटेड कॉन्सेप्ट। मतलब क्या होता है? एंटीसिपेटेड मतलब भविष्य में होने वाले। मैंने हर साल जितने भी अमाउंट की सेल्स करता हूं उसका 2% पैसा डूब जाता है। जितने भी अमाउंट की सेल्स करता हूं हर साल उसका 2% पैसा डूब जाता है। इस 2% को बोलते हैं बैड डेट्स। इस 2% को बोलेंगे बैड डेट्स। बैड मतलब बुरे, डेट्स मतलब देनदार। ऐसे डेट्स जो बुरे हो गए, तो हर साल सेल्स का 2% पैसा डूब जाएगा। और सेल्स कौन सी? जो भी मैं क्रेडिट सेल्स करता हूं, जितनी भी उधार सेल्स होगी उसका 2% पैसा डूब जाएगा। तो ये लॉस मुझे हर साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पैसा डूबेगा कब? फ्यूचर में, लेकिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा आज। वो कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि हमें कंजर्वेटिव में होना पड़ेगा, हमें लॉसेज रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब भी हम 12th में बात करेंगे कंपनी के अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अप्लाई करने में। तो ये थे अपने 5 कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 6, जो अगला कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कह रहा है, नाम में ही है मैच करना, कि हमें कुछ मैच करना है। अब क्या मैच करना है? हमें कुछ मिलान करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें करंट ईयर का यदि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यदि मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, चाहे प्रॉफिट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लॉस वाली कंडीशन में बोलते हैं नेगेटिव प्रॉफिट। यदि करंट ईयर का मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे करंट ईयर के ही खर्चे कंपेयर करने पड़ेंगे करंट ईयर की इनकम के साथ। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर एक्सपेंडिचर विल बी कंपेयर्ड विद द करंट ईयर इनकम और करंट ईयर रेवेन्यू। सपोज करंट ईयर है मेरा 2019-20, मैंने इस साल 1 जून को 1 जून 2019 को इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। 1 जून 2019 को मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, वो भी 1 साल या फिर कह सकते हैं 12 महीने के लिए। मैंने 1 जून 2019 को 12 महीने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, बीमे का अमाउंट पेड किया है, बीमा पेड किया है, बीमे की किस्त पेड की है। तो मेरा 1 जून 2019 से 1 साल खत्म कब होगा? 31 मई 2020। मुझे यदि 1 अप्रैल मुझे 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे वही खर्चा कैलकुलेट करना है, वही खर्चा रेवेन्यू के साथ मैच करना है जो 31 मार्च तक का है। 1 जून वाला खर्चा मैंने पेमेंट किया 1 जून को, तो 1 जून से खत्म होगा 31 मई को 1 साल। मुझे केवल कैलकुलेट करने हैं 31 मार्च तक के। सपोज मैंने खर्चा पेड किया है 12,000, तो इस 12,000 में से केवल 10 महीने का खर्चा 19-20 का है, 2 महीने का खर्चा अगले साल का है। 1 जून 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का खर्चा इस साल का है, और जो बचे 2 महीने वो खर्चा अगले साल का है। तो इसका मतलब हमें यदि इस साल का प्रॉफिट निकालना है तो इस 12,000 में से केवल 10,000 का कंपेयर करेंगे इनकम के साथ, पेयर प्रॉफिट निकालने के लिए। ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट you have to match current year expenses only with the current year income. Expense of the last year and expense of the next year will be ignored. यदि हमने
पिछले साल का खर्चा कोई पेड किया इस साल, वह इग्नोर करना है। अगले साल का खर्चा पेड किया है इस साल, वह इग्नोर करना है। केवल याद रखें किसके लिए इग्नोर करना है, करंट ईयर प्रॉफिट निकालने के लिए। रिकॉर्डिंग तो होगी, अकाउंटिंग तो करेंगे, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए वो शामिल नहीं करेंगे। यह कॉन्सेप्ट नंबर 6 मैचिंग। कॉन्सेप्ट नंबर 7 जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या फिर कह सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। या तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, जितनी भी हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, वो सभी फिक्स्ड एसेट हमेशा कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट ऑल द फिक्स्ड एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द कॉस्ट ओनली। इट डजंट मैटर व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस फिक्स्ड एसेट, but you have to deduct depreciation from the cost of purchase each year। लेकिन हमें हर साल डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा जिस वैल्यू पे हमने वो एसेट परचेज किया उसमें से। मैंने एक बिल्डिंग बिजनेस की, मैंने बिल्डिंग की बिजनेस खरीदी थी 10 लाख की। आज इस बिल्डिंग की कीमत है 15 लाख, या फिर कीमत है 8 लाख। हमें ना 15 लाख से कोई मतलब है, ना ही 8 लाख से कोई मतलब है। हम हमेशा जो नॉन करंट एसेट होगी, जितनी भी फिक्स्ड एसेट होगी, वो हमेशा वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे, जिस वैल्यू पे हमने खरीदी थी, सब्जेक्ट टू डेप्रीसिएशन। केवल डेप्रीसिएशन माइनस कर सकते हैं और कुछ भी माइनस नहीं कर सकते। जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होता है फिक्स्ड एसेट पे, और जो अपना कॉन्सेप्ट था प्रूडेंस, ये अप्लाई होता है करंट एसेट पे। ये बात हमेशा याद रखनी है। prudence concept applies on the current asset only, and cost concept, which is known as historical cost concept or which is known as original cost concept, it applies on the fixed asset। ये करंट एसेट पे अप्लाई नहीं होगा, ये फिक्स्ड एसेट पे अप्लाई होगा। दिस concept state only purchase cost or cost of purchase will be recorded in our books subject to depreciation। market value will not be considered ओनली अप टू द डेट ऑफ सेल। केवल सेल के दिन से पहले तक। यदि हमने बेच दी है तो हमने बेचने वाली वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक यदि एसेट नहीं बेची है तो हम केवल कॉस्ट ऑफ परचेज पर ही उसे रिकॉर्ड करेंगे। ये था कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 8 वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड या फिर पीरियोडिसिटी। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि एक अकाउंटिंग ईयर हमेशा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और एंड होगा इसका 31 मार्च को, अगले साल। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट स्टेट्स accounting year always start from 1st April and ends on 31st March of the next year। starts on 1st April and ends on 31st March of the next year। मतलब अकाउंटिंग ईयर अधिकतम 12 महीने का पीरियड होगा। अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में मैक्सिमम 12 मंथ्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 12 मंथ होंगे, मिनिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। क्योंकि यदि मैंने बिजनेस ओपन किया है 31 दिसंबर को, तो मुझे खाते बंद करने पड़ेंगे 31 मार्च को अगली साल। तो इस अकाउंटिंग पीरियड का टेन्योर होगा 3 महीने। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड मैक्सिमम 12 महीने का होगा। इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। इसके अलावा एक होता है कैलेंडर ईयर, जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी को, खत्म होगा 31 दिसंबर को। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट स्टेट्स
Accounting period is a period of 12 months which starts from 1st April and ends on the 31st March of the next year. Accounting period. इसके बाद है अगला ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्यों होना जरूरी है? वेरिफिकेशन के लिए. क्योंकि आने वाले समय में जब हमारे खाते चेक होंगे, जब हमारे खाते की होगी ऑडिट, जब भी हमारे खाते चेक होंगे, हमारे खाते की होगी ऑडिट, तब उस ऑडिट को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सके ऑडिटर. और प्रॉपर तरीके से परफॉर्म तब होगा जब बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शन के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा. ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स with each transaction there must be a supporting document for its verification. अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैसा? यदि मैंने माल खरीदा है तो उसके साथ परचेज इनवॉइस हो. यदि मैंने माल बेचा है तो सेल्स इनवॉइस हो. यदि मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पेड की है तो सैलरी पेड करने का एक वाउचर हो कि मैंने तुम्हें सैलरी पेड की है और वाउचर प्रॉपरली ऑथोराइज्ड हो. सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो वेरिफिकेशन के लिए. ये था कॉन्सेप्ट नंबर 9 ऑब्जेक्टिविटी. इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 10 जो कि है मनी मेजरमेंट. मनी मेजरमेंट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन की पॉसिबल है जिनका एक मॉनेटरी मेजरमेंट है. अकाउंटिंग कैन बी डन only for those transaction whose monetary measurement is possible. Whose monetary measurement is possible. अकाउंटिंग केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन की हो सकती है जिनका मॉनेटरी मेजरमेंट है, जिनका एक मौद्रिक वैल्यू है, मनी के फॉर्म में वैल्यू है. यदि ऐसे ट्रांजैक्शंस की मनी के फॉर्म में वैल्यू नहीं है तो इनकी अकाउंटिंग हम नहीं कर पाएंगे. जैसे एम्प्लॉइज की स्किल्स की अकाउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि स्किल्स की मॉनेटरी वैल्यू निकालना मुश्किल है. तो जब तक मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी किसी भी ट्रांजैक्शंस की, उसकी अकाउंटिंग करना इम्पॉसिबल है. ये थे अपने 10 कॉन्सेप्ट.